हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं 1000 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। इससे पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सीरीज़ के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। बताइए ज़रा कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए मदद करता है सर विटामिन के। लेकिन आपसे इस बार देखा गया है कि एग्जामिनर आपसे विटामिन ए बी सी ऐसे नहीं पूछ रहा, आपसे इनका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। तो अगर मैं बोलूं कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है तो बताइए ज़रा क्या आएगा। तो याद रखिएगा फाइलोक्यूनिन। ठीक है, फाइलोक्यूनियोन, ये आपके विटामिन के का नाम होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था। देखो दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि बताइए ज़रा आइडिया किसने दिया था संविधान का, तो आइडिया दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया ना, आपके ऑप्शन में बी.आर. अम्बेडकर भी मिला है और बच्चे ज़्यादातर उसी को आंसर मार्क करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर, लेकिन असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडिया किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा कि राज्यसभा जो है उसके राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? देखो, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये सबको पता है, लेकिन किस आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी गई है? तो आर्टिकल नंबर 64 ये हमें बताता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 64 हमें बोलता है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल आपसे एमटीएस में पूछा गया है इस बार, एमटीएस 2024 में। ओके, चलिए आइए। सर रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919, सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। बस मुझे ये जानना है कि इस टाइम पर हमारे देश में जो है वॉइसरॉय कौन था। सर रॉलेट एक्ट के टाइम पर वॉइसरॉय कौन था, ये आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। ओके, अभी ज़रा यहाँ पर आते हैं। बताइए ज़रा इम्पीचमेंट, इसका प्रावधान हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? यूएसए से लिया है। यूएसए से लिया है। इससे पिछले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि यूएसए जो है, इससे हमने क्या क्या चीज़ें ली है और जो पूछी जाती हैं। एक तो फंडामेंटल राइट लिया है, ठीक है, दूसरी इम्पीचमेंट की प्रोसेस ली है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम में बार बार। ओके, अब बात आती है यहाँ पर। तो बताइए ज़रा मॉडरेटर जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है वो कौन सा होता है? कुल मिलाकर के आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा हिस्सा यूज़ होता है। तो ग्रेफाइट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेफाइट का यूज़ किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। अगर बात करता हूँ ग्रेफाइट, ये किस टाइप की रॉक में आती है बताइए ज़रा। ये ग्रेफाइट जो है ये किस टाइप की रॉक है? तो मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपको पूछा जाता है। ग्रेफाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये सारी चीज़ें मेटामॉर्फिक रॉक में आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, आँख की बीमारियां, देखो आँख से जुड़ी हुई सबसे पहली बात तो डिजीज़ जो होती है वो कौन सी विटामिन से आती हैं? तो विटामिन ए, विटामिन ए। और इसका नाम क्या होता है विटामिन ए का? रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोल होता है। एक तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आई से जुड़ी हुई ज़्यादातर बीमारियां कौन से विटामिन से होती हैं? विटामिन ए से होती हैं, और उसका नाम क्या है साइंटिफिक? रेटिनोल। ये दो क्वेश्चन तो आपको पूछे गए हैं। अब आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है। देखो, अब इसने ना बीमारियां दे दी, जैसे मान लो मायोफिया, और एक होता हाइपर मायोफिया, एक होता हाइपर मायोफिया। ठीक है, मायोफिया वाला पर्सन जो होता है उसका क्या रील होता है? देखो इधर, जो मायोफिया वाला पर्सन होता है वो दूर का तो क्लियरली देख पाता है, लेकिन पास की नज़र उसकी कमज़ोर होती है, पास का वो ब्लर देख पाता है। ठीक है, तो जिसमें पास का पर्सन ब्लर देख पाता है वो होता है मायोफिया। और हाइपर मायोफिया की बात करें तो उसमें दूर की नज़र कमज़ोर होती है, जबकि पास का वो बिल्कुल क्लियरली देख पाता है। तो ये दो तरीके की डिजीज़ होती हैं। ओके, तो आपसे बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है कि मायोफिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करा जाता है? तो कॉनकेव लेंस यूज़ करा जाता है। और यहीं अगर हाइपर मायोफिया का पूछ लेता तो कॉन्वेक्स लेंस आ जाता। बोलो बात क्लियर है? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मैं PDF टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मायोफिया वाला पर्सन कौन होता है? जो कि पास का जो है कम देख पाता है और दूर का क्लियर देख पाता है। ठीक है, और उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस लगता है। ठीक है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जब हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की एक साथ बात करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। पंचशील पैक्ट,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि बच्चों को नहीं पता होता। सर पंचशील पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और किसके बीच में, बताइए, इंडिया और चाइना के बीच में, और कब, 1954 में हुआ था। ठीक है, इसी पैक्ट के तहत इंडिया और चाइना की बाउंड्री डिसाइड करी गई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया की बाउंड्री में कौन सा हिस्सा आता है, चाइना की बाउंड्री में कौन सा हिस्सा आता है, ये इसी पैक्ट के तहत डिसाइड किया गया था, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा पैक्ट साइन हुआ, तो पंचशील पैक्ट साइन हुआ। अगर इसी तरीके से बात करता हूँ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इनके बीच में कौन सा पैक्ट साइन हुआ था, बताइए ज़रा। तो क्या आ जाएगा, शिमला पैक्ट। कौन सा आ जाएगा, शिमला पैक्ट। और शिमला पैक्ट कब साइन हुआ, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1972 में, 1972 में शिमला पैक्ट साइन हुआ था। ओके, याद रखिएगा। बोलो, क्लियर हुई सारी बात। ठीक है, तो पंचशील पैक्ट इंडिया और चाइना के बीच में, और शिमला पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये पैक्ट साइन हुआ 1972 के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये कार्डिमोम, ये लिखा है कार्डिमोम, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि इसका मतलब क्या होता है, बताइए जरा। देखो दोस्तों, जो कार्डिमोम होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलायची। क्या होता है, इलायची। ठीक है, तो इलायची और मसालों का, पेपर यानी कि होता है काला मिर्च, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, तो इलायची और काले मिर्च की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है इंडिया के अंदर, तो केरला में सबसे ज़्यादा काले मिर्च और इलायची का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, असम की बात करूँ तो असम का सबको पता होगा, चाय के लिए जानी जाती है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बताइए ज़रा, इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर केन, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए ज़रा। इंडिया का कौन सा स्टेट जो है शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया का, बताइए ज़रा कमेंट में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा चुका है MTS 2023 के अंदर। ओके, अभी यहाँ पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है वनस्पति लिखा है, वनस्पति छोड़ दो, आपको पूछा गया है घी और ऑयल, इनमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ होती है जब इनको मैन्युफैक्चर करना होता है। तो यहाँ पर वनस्पति कंपनी दे दिया, तो ये मत सोचना कि सर वनस्पति वाले करते हैं बाकी नहीं करते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑयल और घी बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हाइड्रोजन, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन से बनती है। ठीक है, एक ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों अभी एक क्वेश्चन आया और पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो, आप लोगों ने चिप्स वगैरह सबने खाए हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह, इनके जो पैकेट होता है उस पैकेट में ना एक गैस भरी जाती है ताकि वो चीज़ जो अंदर खाने की है वो ख़राब ना हो। वो गैस कौन सी होती है, ये आप मुझे बताना ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये वैसे ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं ना। तो जो गैस भरी जाती है वो गैस कौन सी होती है ताकि ये खाना ख़राब ना हो, वो गैस का नाम कमेंट में बताइए ज़रा। ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं कि हिंदी हमारी, देखो हमने बोला कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे देश के अंदर, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये आपको पता होगा। सर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब क्या हुआ, सर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब ये हुआ कि भाई कितनी ऐसी भाषाएं हैं जो कि मतलब कि आप कह लो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जिक्र किया गया है। तो टोटल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, अब बात आती है एक चीज़ और कि भाई जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है, सर हिंदी है, ये सबको पता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ ज़रा हिंदी कौन से आर्टिकल के तहत हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आर्टिकल नंबर 343 ये कहता है कि हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा बताइए ज़रा, अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, बताना ज़रा। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश जो है वो चंडीगढ़ की स्टेट लैंग्वेज है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, पर्ल का मतलब होता है मोती। आपने माला वगैरह देखी होगी, माला के अंदर जो मोती पिरोए जाते हैं ना, वो मोती जो है वो किससे बने होते हैं, मेनली जो मोती वगैरह होते हैं वो बने होते हैं किससे, सर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ठीक है, अब फटाफट से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कमेंट में लिखना, क्या आएगा बताइए ज़रा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आएगा, तो सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, चलें आइए ज़रा। देखो दोस्तों, ये नाम आपसे बहुत बार पूछा गया, क्यूनिन। आपसे सीधे पूछा जाता है कि क्यूनिन जो है ये मेडिसिन किस बीमारी के लिए दी जाती है, तो ये दी जाती है आपको, ये मतलब मलेरिया के लिए दी जाती है, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कई बार ये पूछ लेता है एलिसा। ठीक है, एलिसा ये ना एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट किस बीमारी को ठीक करने के लिए होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये पहले पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी उसमें मैंने बताया हुआ, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। ओके, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आते हैं आगे। सर ड्राई आइस,
सर ड्राई आइस बहुत बार पूछी जाती है। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है सर, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको अगर ठंडा कर दें, यानी कि सॉलिड कर दें, सॉलिड फॉर्म में, तो उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे। सर प्लानिंग कमीशन, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि प्लानिंग कमीशन जो है इससे इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर करी गई। तो प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी सर? ये बनाई गई थी आपकी कब, बताइए बताइए बताइए, प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी? बताइए सर, प्लानिंग कमीशन किस ईयर बनाई गई थी? 19, तो ध्यान रखिएगा प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी आपकी 1952 के अंदर। ठीक है, 1952 के अंदर। अब मुझे एक चीज़ और बताइए ज़रा कि प्लानिंग कमीशन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन जो है इसको रिप्लेस किसने किया? तो ध्यान रखिएगा प्लानिंग कमीशन को अबोलिश कर दिया गया था और इसकी जगह पर आई नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग सर कब रिप्लेस किया उसने प्लानिंग कमीशन को? तो 2015। ये ज़रूर याद रखना, ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को कह रहा बाय बाय और उसकी जगह आई नीति आयोग। क्लियर है बात, दिक्कत नहीं है ना? चलें आगे। चलिए ज़रा, अब यहाँ पर मैंने ना एक शायद मिस्टेक कर दी, ध्यान से सुनना। प्लानिंग कमीशन जो है ये सर 1950 में बनी है, असल में 1950 में बनी, मैं वही सोच रहा था। 1950 में प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी है। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है, और इसने रिप्लेस किया है नीति आयोग को 2015 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, बताइए ज़रा सबसे पहली वुमेन कौन सी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपनी जो है चढ़ाई करी थी? बताइए ज़रा फर्स्ट वुमेन कौन सी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लेम किया था? सर बिचेंद्री पाल। कौन? बिचेंद्री पाल। ये पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लेम किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अच्छा माउंट एवरेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो बताना ज़रा इसकी हाइट कितनी है? ये मैंने बहुत बार बता चुका हूँ ज्योग्राफी के अंदर। ये 3 माउंटेन्स की आपको हाइट पता होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। इन तीनों की आपको हाइट पूछी जाती है। सबसे पहला हाईएस्ट माउंटेन आता है माउंट एवरेस्ट। सर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 8878। ठीक है, 8878 ये आती है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। सर सेकंड नंबर पे हाईएस्ट माउंटेन जो आता है वो आता है सर हमारा K2। ये भी इंडिया के अंदर नहीं है, ये याद रखना। तो ये जो माउंटेन ये आता है 8611 पर। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड। सर ये थर्ड माउंटेन ये जो आता है ये आता है सर कंचनजंगा। ठीक है, और सर ये इंडिया के अंदर है कंचनजंगा, और ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है सर? 8586। मैंने आपको याद रखने की ट्रिक्स भी बताई थी, फिर से सुन लो। देखो माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है ना, तो 88 पे शुरू होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो K2 यहाँ पर 2 लिखा रहा है, 2 कैसे बनता है सर? 1 और 1 2 बनता है, तो आखिरी में 11 आएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड बात करते हैं कंचनजंगा। ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है ना, इंडिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, ऐसे याद रखना। इंडिया में ऊपर नीचे हल्का सा चलता है, तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, यानी कि 85 फिर 86। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ये टेक्निक्स है अपनी अपनी, है ना, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो। आगे आते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को ऊंचाई चढ़ने वाली सबसे पहली वुमेन कौन थी? सर बिचेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है ये तीनों आपको बता दी। अब ये तीनों हाइट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, फटाफट। ठीक है, हर बच्चा ये तीनों हाइट्स जो है माउंट एवरेस्ट की, K2 की और कंचनजंगा की, ये तीनों हाइट कमेंट बॉक्स में लिख देगा फटाफट से। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और देख लो, जो K2 है इसी का एक और नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ये K2 को ही कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं आपसे K2 बोल दे, कई बार आपको गॉडविन ऑस्टिन का नाम दे देता है। ओके, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना ये वाले क्वेश्चंस भी। यूपीएससी, सर यूपीएससी जो है इसकी किस आर्टिकल के तहत यूपीएससी का जिक्र होता है? तो आर्टिकल नंबर 315 के अंदर यूपीएससी के जिक्र होता है कि यूपीएससी होनी चाहिए। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 315 बोलता है, ये आपको पता है। अगर मैं बात करता हूँ कि यूपीएससी जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक बॉडी है, इसे हटाया नहीं जा सकता, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? सर यूपीएससी के लिए आर्टिकल हमने 315 पढ़ रखा है, ये ही पढ़ रखा है हर बच्चे ने। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताओ ज़रा कौन सा आर्टिकल आपको ये बोलता है
कि यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तो आर्टिकल नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो 320 आ जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, एग्जामिनर क्वेश्चन में यूपीएससी देख करके बहुत बच्चे आंसर मार्क करते थे 315 और आगे निकल जाते हैं, लेकिन गलत होता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 315 यूपीएससी की बात तो करता है, लेकिन ये यूपीएससी के होने की बात करता है कि यूपीएससी होनी चाहिए। अगर वो एग्जामिनर पूछ दे कि यूपीएससी कौन सा आर्टिकल बोलता है कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तब आपका आंसर 320 आएगा। और ये दो आर्टिकल बहुत फेमस हैं, पूछता है एसएससी बहुत बार, तो आपको ये दोनों ही आर्टिकल क्लियर होने चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दोनों चीज़ें आप लिख लें, ठीक है। और अगर नहीं लिखते तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि पीडीएफ जब मैं आपको दूंगा उसमें मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा जो एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं, ओके। तो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसीलिए आपकी वीडियो देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं खिलाफत मूवमेंट। सर खिलाफत मूवमेंट दो अली ब्रदर्स थे, उन्होंने शुरू किया था। अली ब्रदर्स का नाम क्या है सर, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। अच्छा बताइए ज़रा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो जनरल इलेक्शन वो 1951 में हुए थे, सबको पता है ना। इंडिया के आज़ाद होने के बाद 1951 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी ग्लैंड, अच्छा एक बात बताओ, चलो सबसे बड़ी और छोटी की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि ग्लैंड कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है इंसुलिन के सेक्रेशन के लिए, तो पेनक्रियाज होती है, ये आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, असल में क्वेश्चन बनते हैं तीनों देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है सर, सबसे बड़ी ग्लैंड अगर आपसे पूछेगा तो आपका आएगा लीवर, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो याद है कि पीनियल ग्लैंड। ये दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, रट लो इनको। तो क्या सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड सर लीवर, और सबसे छोटी ग्लैंड सर पीनियल ग्लैंड, ये दो चीजें तो आपसे फिक्स पूछता है। अच्छा आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा, आपको छिपकली वगैरह होंगी, अगर पूंछ कट जाती है तो वापस से रीग्रो हो जाती है अपने आप, है ना। तो ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फिर से रीग्रोथ कर सकता है, ये बताइए ज़रा। सर ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फिर से रीग्रो कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा लीवर, ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। लीवर अकेला ह्यूमन बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि रीग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा ना लीवर ट्रांसप्लांट होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एक लीवर है, उसका आधा हिस्सा जो है काट करके दूसरे पर्सन में फिट कर देते हैं, क्योंकि जो पर्सन पहले वाला है उसका आधा लीवर जो हमने काटा है वो वापस से रीग्रो कर देगा। और अगर वो आधा लीवर का पार्ट दूसरे पर्सन को जाता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी में भी लीवर जो है ग्रो करना शुरू कर देता है और वापस से वहाँ भी लीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लीवर अकेला ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो कि रीग्रो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न और बनता है जो मैंने कल आपको बताया था लेक्चर्स के अंदर, वो ये बताया था कि बताइए ज़रा कि ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, एक मिनट अभी दिमाग में आया था मेरे क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही था, एक मिनट यार, चलो अभी यहाँ पे रखो, स्किप हो गया मेरे दिमाग से। लीवर जो है अकेला ऐसा पार्ट है जो कि रीग्रो कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ आ गया यार, देखो इधर अगर मैं बात करता हूँ, देखो हम आई की बात करते हैं, देखो जब कोई पर्सन आई डोनेट करता है, क्या जब कोई पर्सन आई डोनेट करता है तो वो असल में कौन सा पार्ट होता है आई का जो कि डोनेट किया जाता है, ये भी आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। बताइए ज़रा, जब एक पर्सन आई डोनेट करता है तो असल में आई का कौन सा पार्ट वो डोनेट करता है, तो याद रखिएगा कॉर्निया, ठीक है। तो असल में हम आई का कॉर्निया वाला पार्ट जो है वो डोनेट करते हैं, ओके, ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा पंचायत राज सिस्टम जो है सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। और हमारे देश के अंदर कितने वाला पंचायती सिस्टम है, तो 3 टायर पंचायती सिस्टम है, 3 टायर पंचायती सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और एक और कौन सा आता है, ठीक है, ये 3 पंचायत होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, सर यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, कनाडा जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यूरेनियम, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए कौन सा एनिमल जो है स्किन से सांस लेता है, तो फ्रॉग, ठीक है, ये स्किन से सांस लेता है, फ्रॉग हो गया, कॉकरोच भी इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आगे आते हैं,
देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे हाईएस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सिल्वर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। अच्छा, मैंने ना कल के लेक्चर में आपको एक चीज़ पढ़वाई थी, वो थी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। बताइए ज़रा सर, गैल्वेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो गैल्वेनाइजेशन में किस चीज़ की कोटिंग करी जाती है। सर गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। आओ ज़रा, आपने देखो, मान लो आयरन रोड है, ये क्या है, आयरन रोड है। अगर आप इस आयरन रोड को ऐसे ही इन्वायरमेंट में ओपनली छोड़ देंगे ना 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो ये क्या जंग खानी शुरू कर देगा। ठीक है, और जंग खाने को बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। जब इस जंग खाने को हटाना होता है कि भाई जंग ना खाए, जंग ना लगे इस पर, यानी कि रस्टिंग से रोकना होता है, रस्टिंग ना हो इसके लिए रोकना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ना जिंक की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। और जब हम किसी आयरन की चीज़ के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि वो जंग ना खाए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल की कोटिंग करी जाती है ऊपर, तो जिंक की कोटिंग करी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिल्वर जो है सबसे हाईएस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ये किस पर डिपेंड करता है। देखो दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का ही है, इस साल पूछा गया इस बार। सपोज करो एक वायर इतनी मोटी है, अब इस वायर में जब करंट दौड़ेगा ना, तो इतनी खुली जगह है उसके पास, वो आराम से दौड़ेगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वायर को खींच देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस वायर को खींच दिया। ध्यान से सुनना, जब मैंने इस वायर को खींच दिया, अब ये वायर पतली हो गई, बहुत ज़्यादा पतली हो गई, बहुत ज़्यादा पतली हो गई। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा ना, तो वो देखना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में जो है टकराएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि लेंथ से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी लंबी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। लेकिन एरिया पहले ज़्यादा था तो रेजिस्टेंस कम था। अब एरिया कम कर दिया हमने, पहले एरिया इतना था, अब एरिया कितना छोटा सा रह गया। जब एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए। चले नेक्स्ट आते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ऐसे यूनिट बताइए ज़रा। ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम, OHM। ओम जो है ये ऐसे यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ये उसका सिंबल होता है। ओके, चले आए फटाफट आगे चलते हैं, अब काफ़ी देर हो जाएगी नहीं तो। आइए ज़रा, सर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर को कहा जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया, MN रॉय ने। ठीक है, सर पुअर्टी लाइन को फिक्स किसने किया, तो पुअर्टी लाइन को फिक्स किया नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई और भी किताबें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हरिजन। ठीक है, फिर आते हैं नवजीवन। ठीक है, तो ये सारी किताबें भी गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं फटाफट से, बताइए ज़रा, अनाईमुडी जो है ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, तो केरला की हाईएस्ट पीक है, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं क्वेश्चन आता, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बताइए ज़रा हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट की, क्या वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाईमुडी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। अगर बात करता हूँ ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्या ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो महेंद्रगिरी आ जाएगा, महेंद्रगिरी। ओके, तो ये है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, और वेस्टर्न घाट की बात करेगा तो अनाईमुडी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, चलें आगे। आइए ज़रा, बताइए ज़रा, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट है। लेकिन इस बार एमटीएस में पूछे जाने के चांसेस पता क्या है, क्योंकि इस बार एमटीएस में आपसे आइलैंड पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आपका पहले रिपीट हो चुका है, इसीलिए वापस से सुन लो ये चीज़ कि सहारा डेजर्ट जो है ये किस आइलैंड पर बसा हुआ है, सॉरी आइलैंड नहीं, कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट पर है, तो सहारा डेजर्ट जो है ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर आता है। कौन से कॉन्टिनेंट पे आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आता है, ये आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जिस भी बच्चे ने मेरे जियोग्राफी के लेक्चर्स नहीं देखे ना, ज़रूर से देखना, आपको उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में आती हैं, और उसमें सिर्फ आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो कि आप एग्ज़ाम में छोड़ के आते हो। ठीक है, तो जिस बच्चे ने मेरे जियोग्राफी के लेक्चर्स नहीं देखे ज़रूर से देखना,
प्लेलिस्ट बनाई हुई है और सिर्फ 2 या 3 लेक्चर हैं बस, और उन 2 या 3 लेक्चर्स में आपकी पूरी ज्योग्राफी में वो टॉपिक्स कवर करवाए हैं जो कि आप आमतौर पर छोड़ के आते हो। और ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं होंगे, अराउंड 30 मिनट्स के लेक्चर होंगे, हर एक लेक्चर अराउंड 30 मिनट का होगा। ओके, तो ज़रूर से अगर टाइम हो तो आप ज़रूर से जाकर के वो चीज़ को देखिए। ओके, आगे आते हैं। सर सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, सबको पता है, और कहाँ पर है? अभी हमने देखा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। सर सबसे ज़्यादा गैप, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 सेशंस के बीच में? तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता पार्लियामेंट के सेशन के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अच्छा, बहुत ही 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई देखो हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? तो देखो पार्लियामेंट में आती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट भी जो है पार्लियामेंट का ही मेंबर होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो होता है ये तीनों ही पार्लियामेंट में आते हैं, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे फटाफट से कि जो प्रेसिडेंट है इनको अगर रिजाइन करना होगा तो ये अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? तो जब इन्हें रिजाइन करना होगा तो ये देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और जब इनको रिजाइन करना होगा तो ये देंगे प्रेसिडेंट को। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, प्रेसिडेंट जो है, सपोज करो एक पर्सन है वो 65 ईयर्स का है, वो प्रेसिडेंट बन के रिटायर हो चुका, प्रेसिडेंट से हट चुका है। मतलब कि जैसे मान लो 65 ईयर्स का था, अब वो प्रेसिडेंट इलेक्शन का पीरियड खत्म होने वाला है, तो क्या वो फिर से इलेक्शन लड़ पाएगा प्रेसिडेंट का या नहीं लड़ पाएगा? बताओ कि भाई अगर कोई पर्सन 65 ईयर्स की एज का है तो क्या वो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा? या फिर आपसे कई बार ऐसा पूछ लेता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन को लड़ने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होती है कि भाई इतनी एज तक का पर्सन जो है प्रेसिडेंट हो सकता है, मैक्सिमम इतनी बार लड़ सकता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जैसे मान लो मैक्सिमम 4 बार लड़ सकता है, 5 बार, ऐसे कितनी बार लड़ सकता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कोई लिमिट नहीं होती, कोई पर्सन जितनी बार चाहे उतनी बार लड़ सकता है इलेक्शन, कोई एज लिमिट नहीं होती है इसमें। अगर आप 82 ईयर्स के हैं और अभी भी आप प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप दोबारा से भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। सर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न होता है। ठीक है, आगे आते हैं सर ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इस तरीके से भी नाम उसका लिखा आता है। ठीक है, जे से भी शुरू होता है कई बार, तो इनमें ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सर ये किस फील्ड में देते हैं? सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। चलिए आइए सर, सिख रिलीजन जो है, यहाँ पर आपको इस बार आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर सिख रिलीजन के अंदर सबसे पहली बात करें, कितने गुरु हैं? सर 10 गुरु हैं। सर सबसे पहले और फेमस गुरु कौन है? सर गुरु नानक देव, जिनको फाउंडर बोला जाता है सिख रिलीजन का। ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है कि बताइए जरा खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर हुई? तो खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1699 के अंदर, ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछ लेगा खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट करी किसने है? तो जो 10वें सिख गुरु है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने जो है खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट करी 1699 के अंदर। ठीक है, और खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बैसाखी मनाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बच्चे बैसाखी का आंसर मार्क कर देते हैं। सर क्यों मनाई जाती है? हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है बच्चे, हार्वेस्ट फेस्टिवल उसी दौरान आता है, ये एक कारण नहीं है। बैसाखी फेस्टिवल मनाए जाने का मेन कारण है कि खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ओके, ये आपको याद रखना होगा। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना? चलो आओ, देखो किसी को कोई भी डाउट हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में मैं आंसर कर दूंगा। अगर नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं आंसर के लिए। ओके, चलिए आइए। देखो दोस्तों, रेशियो क्या होता है नेशनल फ्लैग का? रेशियो ये पूछा जाता है 3:2 का रेशियो होता है नेशनल फ्लैग का, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, नेशनल फ्लैग को हमने किस ईयर अडॉप्ट किया? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हमने अपना नेशनल फ्लैग किस ईयर अडॉप्ट किया था, कौन सी तारीख को अडॉप्ट किया था, एग्जैक्ट डेट जाननी है मैंने। ओके, चलिए बताइए ज़रा, लोएस्ट यूनिट कौन सी होती है लोकल गवर्नमेंट की? तो ग्राम पंचायत सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है ना। सर कथकली डांस कहाँ का है? केरला का। गोल गुम्बद सर बीजापुर में है, आपको पता होगा। ठीक है। लोगरिथम टेबल जॉन नाइपर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलेंगे। चलिए आइए, जॉन्डिस जो होता है ये किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, लीवर पर इफेक्ट डालता है। और लीवर के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये अकेली ऐसी ग्लैंड है जो कि रीग्रो कर सकती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला इंडियन का एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है?
तो इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन तारपुर पावर स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर है। देखो दोस्तों, टेलीग्राम पर ना मैंने आपको कुछ 6 से 10 एटॉमिक पावर स्टेशंस की लिस्ट दी है, वो ज़रूर से पढ़ के जाना, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, तो वो लिस्ट को ज़रूर पढ़ के जाना, वो लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। ठीक है, फिर आते हैं, बताइए ज़रा फंडामेंटल राइट्स। देखो स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट कितने थे सर? 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन हमने कहा कि भाई साहब नहीं यार, 7 नहीं रखने, हमने 6 ही रखने हैं। तो हमने कहा एक हटाओ यार, एक को हटाओ। अब जो हटाया ये कौन सा फंडामेंटल राइट था? ये था राइट टू प्रॉपर्टी था। अच्छा, ये हटाया, लेकिन कौन सी अमेंडमेंट के तहत हटाया है इसको? सर इसको हटाया गया अमेंडमेंट नंबर 44 के तहत। कौन सी अमेंडमेंट? सर 44th अमेंडमेंट के तहत हटाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और 44th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके, फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। क्लियर है? चले आए, इमरजेंसी के दौरान कौन सी आर्टिकल्स नहीं सस्पेंड हो सकते? तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है सर, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, सबको पता है। ठीक है, आगे आते हैं। सर मिनिमम एज कितनी होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? सर 35 साल की उम्र होती है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की। ओके, चलिए आइए, यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ज़रा कि भाई अर्थ जो है ये सन के अराउंड घूमती है, यानी कि सन यहाँ पर खड़ा होता है और अर्थ जो है उसके अराउंड रोटेट करती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर ये दिया था कोपरनिकस ने, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन मुझे बताना है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 1000 क्वेश्चंस के, कि लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? सर लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस को जाना जाता है? लाफिंग गैस का नाम क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की हमारी वीडियो का, कि बताइए ज़रा कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि बिना पानी के अपनी पूरी लाइफ जी सकता है? सर ये कौन सा जानवर आ गया? तो कंगारू रैट एक ऐसा जानवर होता है जो कि बिना पानी के अपनी पूरी लाइफ जी सकता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताना ज़रा, गुजरात का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? गुजरात का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? सर गुजरात का स्टेट एनिमल कौन सा आ जाएगा? एशियाटिक लोयन आ जाएगा, और गिर नेशनल फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। ओके, देखो दोस्तों, इसकी जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, और अगर कोई बच्चा टेलीग्राम नहीं यूज़ करता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं इंस्टाग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।